हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सत्यम इडवाणी, जहां पढ़ाई होती है सिंपल, इजी और एग्जाम फ्रेंडली। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे प्रिंसली एस्टेट के बारे में। प्रिंसली एस्टेट के साथ क्या प्रॉब्लम था, सरदार भाई पटेल का क्या इनमें से हिस्टोरिकल रोल था, साथ ही साथ पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक एस्टेट के बारे में और कौन कौन से न्यू एस्टेट बने, और हैदराबाद, मणिपुर और भी सारे प्रिंसली एस्टेट को कैसे इंडिया का पार्ट बनाया गया उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसली एस्टेट। आज़ादी के पहले 565 प्रिंसली एस्टेट हुआ करता था। प्रिंसली एस्टेट पे ब्रिटिश का शासन तो था ही, साथ साथ यहाँ राजाओं के पास खुद की करेंसी, खुद की आर्मी, यहाँ तक खुद की नियम होता था जिसके द्वारा अपना एस्टेट को चलाता था। अब इन राजाओं को भारत में मिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक एग्रीमेंट बनाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट था जिस पे कोई भी प्रिंसली एस्टेट अगर इस पे साइन कर देती है तो इंडिया का पार्ट बन जाएगी, वो इंडिया का ऑफिशियली पार्ट बन जाएगा। अब वो ना कोई बाउंड्री बना सकता है, ना कोई वो और देश में जाकर मिल सकता है। तो अब जानते हैं प्रिंसली एस्टेट के साथ प्रॉब्लम क्या था। तो जितने भी प्रिंसली एस्टेट था वो चाहता था हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए, मतलब वो भारत से अलग होना चाहते थे। जैसे कि हैदराबाद जो था अपना आज़ादी का ऐलान 12 जून 1947 को कर दिया था। भोपाल के राजा जो थे वो पाकिस्तान से मिलना चाहता था। जोधपुर और जूनागढ़ नाक में दम करके रखा था। अब बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जैसी बहुत बड़ा राज्य था जो अभी के टाइम पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उसके बॉर्डर में शामिल है। हैदराबाद की निजाम बहुत बड़े अमीर हुआ करते थे। ये अपना आज़ादी मुल्क बनाना चाहता था। ये अपना आज़ादी का ऐलान 12 जून 1947 को कर देता है। हैदराबाद को इंडिया में मिलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नवंबर आते आते भारत सरकार ने हैदराबाद से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन करवा लेता है, और इसका मतलब है कि हैदराबाद अब इंडिया का पार्ट बन गया है। अब वो ना किसी और को ज्वाइन करेगा। अब इसके बाद जो निजाम होता है हैदराबाद के लोगों के बीच वायलेंट क्रिएट करता है, लोगों को सप्रेस करना चालू कर देता है, मारना पीटना चालू कर देता है, यहाँ तक कि रेप करना चालू कर देता है। अब इसको देख करके सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को परमिशन देती है कि जाओ इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करो। सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी कंट्रोल करने जाती है निजाम फोर्स को। निजाम फोर्स और इंडियन आर्मी के बीच कुछ दिन लड़ाई चलती है, और इसके बाद निजाम जो होता है वो सरेंडर कर देता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देता है 17 सितंबर 1948 को। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर का राजा था बोध चंद्रा सिंह। ये भी चाहता था इंडिपेंडेंट स्टेटस के लिए। ये भी डिमांड करता था हमें भारत से अलग होना है। 11 जून 1948 मणिपुर में इलेक्शन करवाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के वो पहला कौन सा राज्य है जहाँ पर इलेक्शन करवाया गया था। आंसर होगा मणिपुर। चुनाव होने के बाद भारत सरकार ने मणिपुर पे प्रेशर डाला कि भारत के पार्ट बन जाओ। यहाँ पर फाइनली मणिपुर जो होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे 11 अगस्त 1947 को साइन कर देता है। लेकिन दिक्कत ये था कि मणिपुर जो के राजा होते हैं, वहाँ के जो लीडर होता है, बिना कंसल्टिंग वहाँ के पॉपुलर लेजिस्लेचर के ये फैसला ले लेता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारा स्ट्राइक और वायलेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इन प्रिंसली एस्टेट के साथ क्या रोल प्ले किए थे। तो सरदार भाई पटेल जो होते हैं सारे प्रिंसली एस्टेट में जाकर सारे राजाओं से कन्विंस करते हैं तुम इंडिया में ज्वाइन कर लो। और ऐसे भी ऐसे भी एस्टेट हुआ करता था जो इंडिया में ज्वाइन नहीं करना चाहता था, उसको जबरन इंडिया के पार्ट बनाया गया। जैसे कि अब हम लोग बात किए हैदराबाद के, मणिपुर के बारे में, जगन्नाथन के बारे में और भोपाल के बारे में। इन लोग को फोर्सफुली ऑक्युपाइड किया गया था भारत के पार्ट बनाने के लिए। इसलिए सरदार भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है लिंग्विस्टिक एस्टेट। नागपुर सीजन में कांग्रेस के द्वारा बोला जाता है कि भारत को भाषा के आधार पर बांटा जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद भारत को भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाता है, क्योंकि भारत सरकार को लगता है कि अगर भाषा के आधार पर देश को बांट दिया जाए तो देश टूट भी सकता है। अब
भाषा के आधार पर नहीं बढ़ने का कारण बहुत सारे स्टेट में प्रोटेस्ट चलता है, जैसे कि तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऐसे ही एक लीडर होते हैं कांग्रेस के, पोटल श्रीरामुलु। ये अनाउंस करते हैं कि एक हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, मतलब बिना खाए पिए ये स्ट्राइक करेंगे। अब इनके बिना भूखे खाए पिए बिना स्ट्राइक पे करने के कारण इनके 56 दिन में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण लोग जो होते हैं रोड पे उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस करते हैं। अब इसको देख करके जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आंध्र प्रदेश को एक सेपरेटेड स्टेट बनाते हैं 1952 में। अब इसको देखा देखी और भी स्टेट डिमांड करते हैं लैंग्वेज पे बेसिस पे अपना स्टेट बनाने के लिए। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। कब करती है? 1953 में। अब इसका स्टेट रिकॉग्नाइजेशन का काम रहता है लैंग्वेज पे बेसिस पे देश को बनाना। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जो होता है वो अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है 1956 को, और क्रिएट करता है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को। अब देखते हैं कौन कौन से न्यू स्टेट बनता है। बॉम्बे से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनता है 1960 में। 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का क्रिएशन होता है। मेघालय होता है कवरेट आउट असम से 1972 में। मणिपुर, त्रिपुरा बनता है 1972 में। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में बनता है। तेलंगाना क्रिएट होता है 1914 में। सो गाइस, इस चैप्टर को हम लोग पूरा टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।